नमस्कार साथियों, कॉन्सेप्ट टॉक की आरएस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टेस्ट फर्स्ट, जिसमें हम आज बात करेंगे इनके एक्सप्लेनेशन से संबंधित। आज का हमारा उद्देश्य होगा कि हमें उत्तर जानने के साथ साथ ये जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए इनके आसपास से रिलेटेड पूरे क्वेश्चनों पर हम विस्तार से चर्चा करें, जिससे क्या होगा कि आरएस परी से पहले एक बार हमारा शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। यानी जैसे ऐसा होता है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो उस क्वेश्चन के साथ साथ हम अलग क्वेश्चन पर भी साथ साथ में विचार करेंगे। हमारे 6 टेस्ट होंगे जो हाफ होंगे, यानी स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जो आपको शेड्यूल दे दिए गए हैं। इसके बाद में 2 टेस्ट होंगे जो मेजर होंगे, यानी जिस पर हम पूरे सिलेबस को 2 बार फिर से डिफाइन करेंगे, फिर से उनका रिवीजन करेंगे और फिर से इनको क्या है क्वेश्चनों के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है। यानी हमें यह पता होना चाहिए कि संसदीय स्वरूप होता क्या है। हम अपनी शासन व्यवस्था में देखते हैं कि एक संसदीय स्वरूप होता है, दूसरा होता है अध्यक्षात्मक। अब संसदीय स्वरूप में क्या होता है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि यहां पर क्या होगी, पार्लियामेंट होगी, संसद होगी। तो हमने ये कहां से लिया है, हमने ये ब्रिटेन से लिया है। ओके, तो इसमें कहा गया है कि संसदीय स्वरूप के प्रमुख लाभ क्या हैं। तो इसमें बताया गया कि कार्यपालिका, इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य कहां करते हैं। ये हमारे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा होता है। कैसे, ये प्रणाली कहां से ली गई, ये प्रणाली हमने अडॉप्ट नहीं की है, ये प्रणाली यूएसए की प्रणाली है। ठीक है, और भारत में क्या होता है, भारत में होता है कि विधानसभा से ही क्या होता है, कार्यपालिका का जन्म होता है। तो यहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर या विधानसभा से स्वतंत्र होकर कार्य करे। तो पहला आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में होती है, क्योंकि वहां पर विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधे करती है, और यहां पर कार्यपालिका कभी भी विधानमंडल का भाग नहीं है। तो इससे आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधानमंडल का भाग नहीं है। और यहां पर क्या होता है कि विधानसभा जो हमारी कार्यपालिका है, यानी जो हमारे 543 मेंबर्स होते हैं, उनमें से जो मेजोरिटी में रहते हैं वो कार्यपालिका का गठन करते हैं, जो विधानसभा का क्या होती है, भाग होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में अनिवार्य है कि कार्यपालिका विधानसभा का भाग हो, और इसमें अनिवार्य है कि कार्यपालिका विधानमंडल का भाग नहीं होती, वो स्वतंत्र होकर कार्य करती है। ओके, यह नीति की, इसमें सेकंड ऑप्शन है कि यह नीति की निरंतरता प्रदान करती है और यह अधिक दक्ष है। यह भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। कैसे, संसदीय शासन व्यवस्था में पहला यह है कि यह 5 वर्ष के लिए होती है। ओके, एंड सेकंड इसमें होता है कि 5 वर्ष के लिए होगी तो सरकार कोई लंबी पॉलिसी नहीं बना पाएगी। सरकार ये चाहेगी कि जनता को लोक लुभावन वादे दे दिए जाए, जिससे जनता त्वरित खुश हो जाए। तो पहला मिस यूज तो इसका ये होता है। दूसरा है कि संसदीय स्वरूप में हमेशा क्या होता है कि कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद होती है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्री परिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहने के लिए इसे हमेशा खतरा बना रहता है कि हमें अपने आप को बहुमत में साबित करना है। तो इसका पूरा ध्यान अपनी सरकार को बचाने पर ही लगा रहता है। अब सरकार, क्योंकि ये ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी जिससे उसका समर्थन खत्म हो जाए, तो इसका मेनली ध्यान होता है कि अपनी सरकार क्या हो, बची रहे। इसलिए ये लंबी प्रक्रिया यानी लंबा, इसमें क्या है, अधिक दक्ष और निरंतरता प्रदान नहीं कर पाते। तो अपना सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। इसके बाद में कहा गया है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। जैसे हमने चर्चा की है कि भारतीय शासन प्रणाली में क्या विशेषता होती है कि विधानसभा और कार्यपालिका में कौन होते हैं, लोकसभा। ओके, यानी यहां पर बात की गई कि मंत्री परिषद,
मंत्री परिषद यानी कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होंगी? लोकसभा के प्रति। अब ये उत्तरदायी तो क्या होता है? जब हम अपने भारत के संविधान के आर्टिकल 75(3) को देखते हैं तो वहां पर यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मंत्री परिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अगर कोई सरकार है, उसको अस्तित्व में रहने के लिए हमेशा लोकसभा का बहुमत चाहिए। यानी प्रेजेंट में अगर 5 और 3 मेंबर्स है तो इनका बटे 2+1 हमेशा बहुमत चाहिए, यानी लगभग 282 प्लस सदस्यों का समर्थन इसमें चाहिए। ओके सर, अब आगे इसमें चौथा ऑप्शन है हमारा सही आंसर, इसमें 3 है और चौथा आंसर है कि सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। यहां पर ऐसा नहीं है, सरकार के अध्यक्ष यानी पीएम को बदला जा सकता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जनता राष्ट्रपति को चुनती है और इसमें क्या होता है कि जनता के इसमें चुनती है और निर्वाचन के बिना राष्ट्रपति को नहीं बदला जा सकता। ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पर लागू होता है, संसदीय स्वरूप पर नहीं। तो आपके 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। यह है कि पहला अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या है जो यूएसए में है, भारत में कौन सी है? संसदीय स्वरूप है जो हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया है। और संसद में क्या होता है? विधानसभा कार्यपालिका होती है, यानी कार्यपालिका विधानसभा का भाग होती है। यहाँ पर विधानमंडल यानी कार्यपालिका कभी भी विधानमंडल का भाग नहीं होगी। इसमें क्या होता है कि इसमें सोचना पड़ता है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और 5 वर्ष में भी उसे अपनी सरकार को बचाने के लिए हमेशा ऐसी नीतियों बनानी होती है जिससे सभी सेटिस्फाई रहे। ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते जिससे क्या है कि उनका बहुमत खतरे में आ जाए। तो आपको ये याद रखना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उनका स्थायित्व होता है 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का। तो ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे क्या है कि इसको सरकार को खतरा नहीं होता, क्योंकि ये किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती? ये कभी भी कार्यपालिका है वो कभी भी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो जिससे चुनकर आएगा वो उसके प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन यहाँ पर कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति कभी भी विधानमंडल से चुनकर नहीं आता तो उत्तरदायी भी नहीं होगा। हमारा पहला क्वेश्चन से इनका सही आंसर है 3। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। अब एकात्मक विशेषता को समझने के साथ साथ हमें यह समझना होना चाहिए कि एकात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था और परिसंघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। जब हम तीनों व्यवस्थाओं को समझेंगे तब एकात्मक व्यवस्था को समझना हमारे लिए आसान होगा और हम भारत के लिए कौन सी व्यवस्था है वो समझ पाएंगे। ओके, तो चलो एकात्मक पहले हम देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। दूसरा होता है संघात्मक शासन व्यवस्था और तीसरा होता है परिसंघात्मक। ओके, अब एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में संघ के पास ज्यादा शक्ति होती है। ज्यादा मतलब एक्सट्रीम पावर संघ के पास ही होती है। राज्य किसके अधीन होते हैं? राज्य हमेशा संघ के अधीन होते हैं। ओके, और अगर हम संघात्मक व्यवस्था में बात करें तो यहाँ पे शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी परिसंघात्मक शासन व्यवस्था में होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? हमने यहां देख लिया कि संघ शक्तिशाली होगा और राज्य किसके अधीन होंगे? संघ के अधीन होंगे। वो होते एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था में होगा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होगा। हमारा संविधान होगा, संविधान में सब चीजें लिखी होंगी। शक्तियों का विभाजन किसके बीच में? राज्य और संघ के बीच में। ओके, अब यही व्यवस्था यहां पर होती है। लेकिन इसमें एक विशेषता ये होती है कि संघात्मक व्यवस्था में राज्य को कभी भी संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्य कभी भी संघ से अलग नहीं हो सकता। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है कि राज्य कभी भी संघ से अलग हो सकता है। ये इसको राइट होता है। ये होता है परिसंघात्मक व्यवस्था। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में 13 राज्यों ने मिलकर क्या किया? संघ का निर्माण किया। संघ को कुछ अधिकार दे दिए, जैसे रक्षा से संबंधित, विदेश नीति, संचार से संबंधित जो भी कॉमन राइट्स होते हैं वो किसको दिए? संघ को दे दिए गए और राज्य ने अपने अपने लिए अलग व्यवस्था कर ली। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि संविधान यानी हमारे
वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसी जजमेंट दी गई जिसके द्वारा अब वहां पर कौन सी व्यवस्था है, यूएसए में संघात्मक व्यवस्था है। अब वहां पर राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य और संघ की जो भी शक्ति है वो स्पष्ट रूप से विभाजित है। ओके, और संघात्मक व्यवस्था कहां से है, ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन से ली गई। अब हम देखेंगे कि भारत के लिए कौन सी व्यवस्था है। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। अब आपको एकात्मक विशेषता में बता दिया गया है कि एकल व्यवस्था होगी, संघ ज्यादा शक्तिशाली होगा। अगर एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता अगर है कि वहां पर नागरिकता ओनली संघ के आधार पर ही दी जाएगी। जैसे हम बात करें भारत, हम भारत के नागरिक हैं तो हमारी नागरिकता कैसी है, भारतीय है। तो एकल नागरिकता क्या है, संघ का पार्ट है। अगर हम यूएसए में बात करें तो वहां पर संघ की और राज्य की अलग अलग नागरिकता होती है, यानी जो राज्य का नागरिक है वो संघ का नागरिक होगा, लेकिन दोनों की दोहरी नागरिकता होगी। ओके, इसके बाद में देखते हैं एकल संविधान। एकल संविधान यानी संविधान एक है, वो कौन सी विशेषता, एकात्मक विशेषता है, और ये कहां की है, भारत के लिए है। और लेकिन अगर हम संघात्मक व्यवस्था यूएसए की बात करें तो वहां पर प्रत्येक राज्य के लिए और संघ के लिए अलग अलग संविधान है, यानी वहां पर दोहरा संविधान है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि हम जाके बोलेंगे न्यूयॉर्क में कि हमें न्यूयॉर्क का संविधान चाहिए, तो वहां पर न्यूयॉर्क का संविधान आपको मिल जाएगा। और वहीं पर आप कहो कि हमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान चाहिए, संघ का संविधान चाहिए, तो वो भी मिलेगा। लेकिन अगर हम भारत में, अगर राजस्थान में बात करें कि हमें राजस्थान का संविधान चाहिए, तो शॉपकीपर आपको क्या बोलेगा कि सर राजस्थान का संविधान नहीं होता, संविधान भारत का होता है। तो आपको भारत का संविधान देगा, ना कि राजस्थान का। तो यहाँ पर क्या है, एकल संविधान है। इसके बाद में देखते हैं एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका में क्या होता है, एकीकृत न्यायपालिका का सीधा सा अर्थ होता है कि सुप्रीम कौन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद में और अधीनस्थ न्यायालय। तो इनका क्रम क्या ऐसा होता है, कोई मामला पहले अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, यानी जो प्रक्रिया है वो सिंगल है। ओके, तो ये क्या होता है, हमारी एकीकृत न्यायपालिका। और उसके बाद में हम पांचवां देखते हैं आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है, जिसमें आप देखोगे कि आपातकाल में शक्ति किसके पास चली जाती है, आपातकाल में राज्य द्वारा जो भी विधि निर्माण की जाती है वो किसके पास चली जाती है, वो संघ के पास चली जाती है। तो ये भी क्या है, एकल एकात्मक शासन, यानी संघ को मजबूत करने वाला है। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, यानी ऑप्शन सही होगा, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। और मैंने 4 नंबर पर इसलिए चर्चा नहीं क्योंकि इसमें कहा गया कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होगा। संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किसके अकॉर्डिंग होता है, संघात्मक व्यवस्था में होता है, ना कि एकात्मक व्यवस्था में। यह भारतीय संविधान की विशेषता है, लेकिन ये एकात्मक विशेषता ना होकर कौन सी विशेषता है, ये संघात्मक विशेषता है। ओके, क्योंकि भारत में क्या होता है कि एक 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची एंड आर्टिकल 246 में 3 सूचियां दी गई है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। और संघ सूची पर कौन विधि बनाएगा, ओनली संघ। राज्य सूची पर ओनली राज्य, और समवर्ती सूची पर राज्य और संघ दोनों विधि बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में अगर विवाद होता है तो किसका प्रभाव रहेगा, हमेशा किसका प्रभाव रहेगा, हमेशा संघ का प्रभाव रहेगा। तो ये किस में लिखा गया है, ये हमारी 7वीं अनुसूची में लिखा गया है। तो ये कौन सी विशेषता है, संघात्मक विशेषता, ना कि एकात्मक विशेषता। इसलिए हमारा आंसर सही हो जाता है 3 नंबर। ओके, अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। 1 सेकेंड, वीडियो कंटिन्यू है ना, ओके। इसके बाद में हम देखते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। यहां पर बात महत्वपूर्ण क्या है, यहां पर बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार। अब संसदीय प्रणाली की सरकार के लिए क्या चीज महत्वपूर्ण होती है, अब इसमें पहले लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। तो लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ये बात सही है, लेकिन ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी लागू होती है क्योंकि वहां पर भी क्या होता है कि जनता द्वारा ही प्रतिनिधियों को चुना जाता है। सेकंड है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ये अन्य देशों में भी होता है। तो इसलिए संसदीय व्यवस्था को इसमें ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। और चौथा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका सही आंसर होगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा।
संसदीय व्यवस्था का आधार ही इस पर डिपेंडेंट है कि वो उत्तरदायी शासन को जन्म देती है। अब उत्तरदायी शासन कैसे होगा? उत्तरदायी शासन का सीधा अर्थ है कि यहां पर अगर संसदीय व्यवस्था की बात करें, संसदीय व्यवस्था का आधार क्या है? संसदीय व्यवस्था का आधार है उत्तरदायित्व। अब उत्तरदायित्व किसके प्रति? उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति, यानी सदन के प्रति। अब सदन के प्रति उत्तरदायी होगा, वो ही संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता होगी। तो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि यहां पर क्या है, 4 नंबर सही होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपका उत्तर 4 नंबर सही होगा। इसके बाद में, और ये कहां पर लिखा गया है, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा कौन? मंत्रिपरिषद। ये कहां पर लिखा गया? ये हमारे आर्टिकल 75(3) में लिखा गया है स्पष्ट शब्दों में कि मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो आपका आंसर हो जाता है 4 नंबर सही। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही नहीं है? इसमें कौन सा विकल्प हमें सही नहीं है? तो इसमें बताया गया है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सही है, व्यक्ति की गरिमा सही है, विद्या की समक्ष क्षमता सही है, बहुसंख्यक का शासन सही नहीं है। क्यों नहीं है 4 नंबर सही? वैसे अगर हम बात करें भारत के लिए, तो भारत में वही जीतता है जिसके पास के बहुमत है, यानी 50% प्लस 1%, सॉरी, यानी जिसके पास ऐसा होता है कि जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर लेता है, चाहे 20% किसी को मिले हैं, 21 किसी को मिले हैं, 21.5 किसी को मिले हैं, तो जीतेगा कौन? 21% वाला, यानी बहुमत वाला। तो यहाँ पे एक बहुमत का शासन नहीं होता। यहाँ पर एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि यहाँ पर जो भी सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा वो जीत जाएगा, लेकिन जीतने के बाद जो भी बाकी कैंडिडेट होते हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, वो भी सरकार में पार्टिसिपेट करेंगे, सरकार सभी के लिए वर्क करेगी। तो ये गलत हो जाता है कि बहुसंख्यक का शासन है। लोकतंत्र में बहुसंख्यक का शासन नहीं होता, बहुसंख्यक में अल्पसंख्यकों की भागीदारी होती है। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई? आपको पता है कि निर्वाचक मंडल में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल किसमें किया गया था? 1909 मार्ले-मिंटो सुधार बहुत ही फेमस नाम है कि सांप्रदायिक आधार पर अगर किसी ने विभाजन किया है तो मार्ले और मिंटो ने किया है। वो कब किया था? 1909 में। ओके, और ये इसमें क्या किया गया था? मुसलमानों के लिए केंद्रीय विधान परिषद में अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। तो ये कौन सा होगा? आर्टिकल आंसर होगा 2, 1919 का मार्ले-मिंटो सुधार। ओके, यानी 1919 का भारत प्रसिद्ध अधिनियम, जिसे मार्ले-मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया? जैसे आपको पता है कि पहले कंपनी में जो भी बड़े बड़े अधिकारी होते थे उनमें क्या होता था? कंपनी का ही व्यक्ति अपॉइंट किया जाता था और कोई भी परीक्षा नहीं होती थी। लेकिन इसमें बाद में कहा गया है कि चार्टर अधिनियम 1813, 53, 1784 या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें सही आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 के बाद में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई और उस प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीयों को भी शामिल किया गया कि अगर कोई पार्टिसिपेट करता है और वो उस परीक्षा को पास कर लेता है तो उसे सिविल सेवा में जाने का मौका मिलेगा। और वो पहले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर महोदय ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय सिविल सेवा में जाने का मौका मिला। यानी अगर हम बात करें अंग्रेजों के टाइम में 1853 में इसे लागू किया गया। यानी इसमें क्या होगा? परीक्षा के माध्यम से कंपनी में उच्च पदों पर स्थान दिया जाएगा। कौन सी सेवा? सिविल सेवा। और इसमें सबसे पहले किसने? सत्येंद्र नाथ टैगोर महोदय ने इसमें स्थान ग्रहण किया था, यानी परीक्षा को उत्तीर्ण किया था और सिविल सेवा में स्थान प्राप्त किया था। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन है जिन्होंने प्रथम बार सिविल सेवा में स्थान प्राप्त किया था? 1853 में सत्येंद्र नाथ टैगोर महोदय के द्वारा। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो इसमें पहला है, क्वेश्चन को द्वारा पढ़िए कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है,
अगर हम अपने भारत के संविधान की बात करें तो लगभग जो प्रावधान हमने लिए कहां से लिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। तो इसमें कहा गया है कि अवशिष्ट शक्तियां 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है उसमें अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी। अब ये अवशिष्ट शक्तियां पहले होती क्या वो समझिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में 3 सूचियों को डिवाइड किया गया था। अब 3 सूचियां किस लिए होती है, एक तो होती है संघ के लिए और राज्य के लिए। क्यों? क्योंकि राज्य इन सूचियों पर विधि बनाएगा, संघ इन सूचियों पर विधि बनाएगा। यह होता है संघ सूचियों का अर्थ। अब होता है कि इसमें 3 सूचियां डिवाइड की गई। 3 सूचियां कौन सी, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। यानी संघ सूची पर कौन विषय बनाएगा, संघ, राज्य पर राज्य, समवर्ती पर दोनों। अगर बीच में विवाद होता है तो संघ प्रभाव रहेगा। लेकिन ऐसी कुछ अवशिष्ट शक्तियां, अब अवशिष्ट क्या होती है, जो तीनों में शामिल ना हो वो होती है अवशिष्ट शक्तियां। तो उसकी शक्ति किसको दी गई है, उसकी शक्ति दी गई है गवर्नर जनरल को। तो आपका आंसर होगा 3 नंबर, गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां दी गई। तो यहां पर क्या है, संघ को 59, राज्य को 54 और समवर्ती को 36 विषय दिए गए थे। इसके बाद में अभी अगर कोई नया विषय आता है जो इन तीनों में शामिल नहीं है तो उसको कहां शामिल करेंगे, इसको हम शामिल करेंगे अवशिष्ट शक्तियों में। और ये अवशिष्ट शक्ति किसके पास होगी, गवर्नर जनरल के पास। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में अवशिष्ट शक्ति किसके पास होती है, प्रेजेंट में अवशिष्ट शक्ति होती है हमारे संघ के पास। यानी राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के अलावा अगर कोई नया विषय उभर कर आता है तो उस पर कानून कौन बनाएगा, संघ बनाएगा। ये अवशिष्ट शक्तियां हमने कहां से ली है, अवशिष्ट शक्तियां भारत शासन अधिनियम से। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। भारत सचिव का पद 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसका सही आंसर 3 होगा। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम, उसके आधार पर भारत सचिव का पद बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, क्योंकि 1857 में हुई थी क्रांति। उस विद्रोह के कारण क्या हुआ था, ब्रिटिश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे उसका अधिकार क्षेत्र छीन लिया गया था और ऐसा पद इजाद किया गया था भारत सचिव का, जो किसकी कंट्रोल में हो, सीधा क्राउन के कंट्रोल में होगा। यानी जो भारत का सचिव होगा वो किसको रिपोर्ट देगा, सीधा किसको रिपोर्ट देगा, ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट देगा, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो भारत के सचिव के पद का बनाने का अर्थ ये था, उद्देश्य ये था कि वो रिपोर्ट किसको दे, वो सीधा रिपोर्ट दे ब्रिटिश क्राउन को। और ये किस अधिनियम के तहत बनाया गया था, आपको याद रखना है कि 1857 में क्रांति हुई थी। क्रांति के बाद जस्ट में 1858 का भारत शासन अधिनियम बनाया गया था, जिसमें कंपनी के प्रभाव को कम करने के लिए और भारत में ब्रिटिश संसद का प्रभाव स्थापित करने के लिए भारत सचिव का पद स्थापित किया गया था। और इसमें याद रखना है कि पहले भारत सचिव कौन थे, स्टेनली, लॉर्ड स्टेनली भारत के प्रथम भारत सचिव थे। और इसको नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष की जगह स्थापित किया गया था। पहले नियंत्रक बोर्ड का जो अध्यक्ष होता था उसको हटा दिए गए हैं, उसकी जगह कौन सा पद इजाद कर दिया गया है, भारत के सचिव का। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिए गए। जस्ट हमने नेक्स्ट अभी 8 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा की थी, वही यहाँ पर है कि किस अधिनियम के तहत, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी उससे अंग्रेज डर गए थे और उन्होंने सोचा कि कल को ऐसा विद्रोह ना हो, इसलिए हम ऐसी व्यवस्था इजाद करेंगे जिससे क्या है कि व्यवस्था को, यानी जो भी क्रांति होने वाली है उसको पहले ही दबा लिया जाए। क्योंकि 1857 की क्रांति बहुत बड़ी विस्फोटक क्रांति थी और अंग्रेजों को इल्म हो गया था, जानकारी हो गई थी कि ऐसी क्रांति भविष्य में ना हो। इसलिए हम क्या है कि ऐसी व्यवस्था कायम करें जिसे हमें पहले ही पता चल जाए कि ऐसी लोगों में क्या है कि क्रांति की भावना है, तो उसको पहले ही दबा लिया जाए, लोगों को बीज फूटने से पहले ही उसको दबा दिया जाए। इसलिए इसका उद्देश्य था 1857 का भारत शासन अधिनियम, और इसके लिए भारत सचिव का पद इजाद किया गया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित मिलाइए। ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, आपको इन पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले होते हैं और इन पर ही अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके पॉलिटी में अच्छे नंबर आएंगे। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर उसको ढंग से समझा जाए तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आरएस में पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जो इन्फॉर्मेशन बेस हो, जो आपको ना आए, लेकिन ऐसा होगा कि 22 से 23 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो।
ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि भारत के संविधान के लक्षण, मूल अधिकार सुमेलित करने हैं। तो मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं? मूल अधिकार हमने यूएस से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने वहां से लिया है। राष्ट्रपति एक प्रतीकात्मक रूप से कार्य करेगा, वो कहां से लिया है? वो हमने ब्रिटेन से लिया है। लेकिन अगर हम मूल अधिकार की बात करें, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें, न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें, ये हमने कहां से लिए? हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए है। उसके बाद में थे संसदीय शासन प्रणाली। हमारा टॉपिक ही आज का ये था कि संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, तो हमने एक बताया था ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद में आपात उपबंध, आपात के जो इमरजेंसी के प्रोविजन है, जिसमें आपात के दौरान हमारे मूल अधिकार बाधित हो जाते हैं, वो हमने कहां से लिए? जर्मनी से लिए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो सभी को पता होता है, आयरलैंड से लिए गए हैं। इसमें पांचवा है कि कनाडा से हमने क्या लिया है, यानी ये अलग है, ये किसी से सम्मिलित नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। कनाडा से हमने सशक्त केंद्र को अपनाया है। सशक्त केंद्र को कैसे? जैसे हम बात करें कि हमने एक तो संघ नाम इजाद किया है। दो नाम होते हैं, एक यूनियन, एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन का अर्थ होता है कि जहां पर क्या होगा, संघ और राज्य के बीच में शक्तियां समान रूप से विभाजित होगी, स्पष्ट होगी। लेकिन यूनियन में क्या होता है, संघ हमेशा स्ट्रांग होता है। और संघ, यूनियन कहने का अर्थ यह होता है कि संघ राज्य से समझौते का परिणाम नहीं है, संघ ने राज्य का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये हमने कहां से लिया। और दूसरा, संघ हमेशा क्या होगा, शक्तिशाली होगा। जैसे आपात के उपबंध हम देखें, गवर्नर का पद देखें हम, या फिर एकल नागरिकता देखें, ये जो भी प्रावधान है जो संघ को मजबूत कर रहे हैं, या फिर आर्टिकल 3 को देखें जिसमें कहा गया है कि संघ के पास अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की सीमा में, नाम में, बाउंड्री में चेंज कर सकता है, राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकता है। तो ये क्या करता है, संघ को मजबूत करता है। ये हमने कहां से लिए है? सशक्त केंद्र की अवधारणा हमने कहां से लिए? कनाडा से लिए। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व है। निम्नलिखित में से मूल संरचना का जो ढांचा है वो केशवानंद भारती केस 1973, यानी केशवानंद भारती केस है। केशवानंद भारती केस जो एक लैंडमार्क जजमेंट है भारतीय संविधान में 1973, 24 अप्रैल। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन सबसे बड़ी बेंच यानी 13 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया था 7-6 के बहुमत से। इसमें कहा गया था कि संसद को अधिकार है कि वो भारत के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो मूल ढांचे को एक साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। अब मूल ढांचा क्या होता है? जैसे हम बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, लोकतंत्र, गणराज्य, ये सभी क्या मूल ढांचे हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये क्या है? ये मूल अधिकार से संबंधित। अगर हम बात करें भावना की, उनको ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार को ही खत्म कर दे। अगर हम बात करें चुनाव की, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, ये सभी क्या है? मूल अधिकार यानी मूल ढांचे के तत्व है। तो ये कहां से लिया गया? केशवानंद भारती केस 1973 से लिया गया है। इसमें कहा गया था कि हाँ, आपको संशोधन का अधिकार है, लेकिन आप मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। इसका अर्थ है कि संविधान की जो भावना है, संविधान का जो चरित्र है वो बना रहेगा, लेकिन आप इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं बिना मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ किए। तो इसमें है कि न्यायिक समीक्षा हमारे क्या है? मूल ढांचे का हिस्सा है। स्वतंत्र में निष्पक्ष चुनाव है। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति है। व्यक्ति की स्वतंत्रता व गरिमा, यानी ये चारों ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। केशवानंद भारती में और बात क्या कही गई थी? केशवानंद भारती में कहा गया था कि प्रस्तावना हमारे क्या है? संविधान का भाग है। ये हम आगे प्रस्तावना में डिटेल से नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में देखेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व है। ओके, सॉरी, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं यही मानूंगा, क्योंकि आरएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इसमें कहा गया है कि हम बात करें हिंदू को था शायद मुसलमान 163,
163 किसको है? 163 हिंदुओं का था, मुसलमानों को 80। अगर हम बात करें इसमें क्या है, भारतीय ईसाई, हाँ भारतीय ईसाई को 6 और जनजाति को 6, सिख को 4 और इसके बाद में कौन रह गया? आंग्ल भारतीय को 3 और पारसी को भी 3। तो 3 यहां पर हिंदुओं में मैं थोड़ा कंफ्यूजन हूं, 163 है या फिर 136 है। तो एक बार मैं लास्ट में आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि इसमें हिंदुओं के लिए कितना है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि समान प्रतिनिधित्व किसको है, तो आपको याद रखना है भारतीय ईसाइयों के लिए 6 है और जनजाति के लिए कितना 6 है। अगर समान का पूछे तो भारतीय ईसाई और जनजातियों का समान है, सिख के लिए 4 है, लेकिन आंग्ल भारतीय और पारसियों को 3-3 सीटें प्राप्त हुई है। तो इसमें क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय को समान प्रतिनिधित्व है, तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय ईसाई और जनजाति, यानी भारतीय ईसाइयों को कितने हैं 6 और जनजातियों को कितने 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर सही। आगे है भारत की संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था। तो आपको पता है कि भारत के संविधान की मांग स्टार्टिंग में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 में की थी। उसके बाद में 1922 में गांधी जी के द्वारा ये बात कही गई थी कि भारतीयों का संविधान है, भारतीयों की इच्छा और आकांक्षा पर डिपेंड करेगा। उसके बाद में मोतीलाल नेहरू 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 1934 में बीएन राव महोदय के द्वारा पहली बार अनौपचारिक रूप से मांग की गई थी और सबसे पहले ऑफिशियल रूप से मांग किसके द्वारा की गई थी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। उसके बाद 1938 में नेहरू घोषणा में कहा गया था कि संविधान सभा वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। उसके बाद में इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1940 को इसे स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। 1942 में आता है क्रिप्स मिशन, जिसके अध्यक्ष होते हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जिसको क्या है मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहते थे कि 2 अलग अलग देश बने और अलग अलग संविधान सभाएं। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारे यहाँ क्या है संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और कैबिनेट मिशन में कहा गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा और इसमें कुल 296 सीटें अलॉट की गई। किसके लिए? ब्रिटिश प्रांत के लिए, और 93 सीटें देशी रियासतों के लिए। तो आपको एक बार संविधान सभा से संबंधित टॉपिक है उसको अच्छे से कवर करना है। सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन। इसके बाद में हम देखते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री, ये सही है क्योंकि वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद, अब अंतरिम सरकार या अंतरिम संसद क्या होती है? जब हमारा संविधान लागू हुआ और 1952 तक क्या हुआ था कि एक चुनी हुई संसद नहीं थी, चुनी हुई संविधान सभा नहीं थी, या फिर चुनी हुई संविधान सभा नहीं, चुनी हुई संसद नहीं थी, चुने हुए लोग नहीं थे जनता द्वारा। इसलिए जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक वो संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। इसलिए यहाँ पर अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री नाम दिया गया। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नहीं सेकंड बैठक यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। पहले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष है, सही बात है। जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग व आपूर्ति मंत्री, ये चारों ऑप्शन हमारे सही होते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो आपको होना चाहिए प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
डॉक्टर के मुंशी, गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी स्वामी कृष्ण, अन माधवराव, टीटी कृष्णाचारी, ये थे। लेकिन कौन नहीं थे? एम के गांधी नहीं थे। तो आपको याद होना चाहिए कि एम के गांधी हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, यानी आजादी के कुछ ही दिन बाद। 15 अगस्त को आजादी मिली, 26 और 29 अगस्त को क्या हुआ? प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो ये डेट आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको संघ संविधान समिति, जहां पर भी आपको संघ नाम नजर आए वहां पर कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू जी होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो संघ में कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। याद रखने के लिए मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ओके, इसकी अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय में सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्य संचालन समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ना कि के मुंशी थे। तो आपके दो गलत हो जाते हैं। कौन सा? 2 और 4। इसके बाद में हम देखते हैं निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इसको बताना है कि कब पहले क्या हुआ था। तो आपको डेट सभी की याद होनी चाहिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर को 1946 को। सेकंड कहा गया कि माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, ऐसी गलती नहीं करनी है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसे बाद में 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया गया, जो हमारे आज प्रस्तावना का भाग है, यानी प्रस्तावना है। इसके बाद में कहा गया प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति का गठन आपको अभी बताया था 29 अगस्त 1947। तो आपका सही क्रम क्या होगा? आपका सही क्रम होगा 1, 3, 2 और 4। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको हमेशा डेट याद रखनी है। आरएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको संविधान सभा से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली याद होने चाहिए। इसके बाद में कहा गया भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को चुना? अब आपको राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ याद करने की ट्रिक। जब हम देखते हैं कि कोई देश विजय होता है या फिर कहीं पर भी विजय प्राप्त करता है, तो सबसे पहले वो अपना प्रतीक क्या लगाता है? अपना झंडा लगाता है। अब हमारा देश आजाद होना है 15 अगस्त 1947 को। अब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होना है, तो देश को क्या चाहिए? झंडा चाहिए। अब 15 अगस्त 1947 की जो भी पहले की डेट होगी, उसी दिन झंडा स्थापित किया जाएगा। और पहले की डेट क्या? 22 जुलाई, क्योंकि जुलाई के बाद अगस्त है। तो 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। ओके, कैसे याद रखना है कि देश आजाद होता है तो झंडे की नीड होती है स्थापित करने के लिए। ओके, अब ये झंडे कब है? 22 जुलाई 1947। देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त को। ओके, अब इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण डेट पर हम विचार करते हैं 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमने एक तो राष्ट्रगान को अपनाया था, राष्ट्रगीत को अपनाया था, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार और पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। राष्ट्रपति कब चुने गए थे? 24 जनवरी 1950 को। लेकिन उन्होंने शपथ ग्रहण कब की थी? 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस के दिन। ओके, किसमें कहा गया था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950। इसके बाद किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो कैसी वेयर ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इसमें एकात्मक के गुण भी है, संघात्मक के गुण भी है, सभी को लेकर ये साथ साथ चल रहा है, तो इसमें अर्ध संघात्मक कहा था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लास्ट है कि निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। संविधान की विशेषता, विधि का शासन हमने इंग्लैंड से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है।
अमेरिका से नहीं लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित है। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति, फिर तीसरा है सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं सदनों की संयुक्त बैठक 108 कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। समानता व बंधुत्व की भावना हमने कहां से ली है, फ्रांस के संविधान से। फ्रांस का संविधान फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के 3 नारे दिए गए थे। और हमने वो नारे कहां से लिए हैं, हमने ये जो तीनों शब्द है समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता कहां से लिए है, फ्रांसीसी संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिए, जापान से। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है कि अगर विधायिका के द्वारा लॉ बना दिए गए हैं, यानी हमारी संसद के द्वारा, और उस आधार पर अगर एग्जीक्यूटिव ने पुलिस हमें गिरफ्तार करती है और सही प्रक्रिया का पालन करती है तो वो मान्य होगा, जुडिशरी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी विधि की उचित प्रक्रिया में संसद ने कोई लॉ बना दिया तो जज लॉ की भी जांच कर सकता है क्या इसमें मंशा सही है या नहीं है। ये होता है विधि की उचित प्रक्रिया। तो आपका इसमें सही होगा केवल 3, 4 और 5, क्योंकि विधि का शासन अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है। और राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कहां से ली गई, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया संविधान के, और अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया, मूल अधिकार लिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा ए। ओके, आज का टेस्ट हमारा यही कंप्लीट होता है। आज के टेस्ट में हमने देखा है इन 20 क्वेश्चनों के साथ साथ पूरे सिलेबस को कवर किया है। तो हमारा मोटिव होगा कि आज का हमारा मोटिव था कि 20 क्वेश्चनों के साथ साथ पूरे सिलेबस को एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए। ऐसे ही हम बाकी जो 7 टेस्ट है उन पे भी ऐसे ही चर्चा करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका सारा सिलेबस पेपर से एक बार पहले रिवीजन हो जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम विचार कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।